वेलकम इन द क्लास। आप सभी का फिजिक्स सुपर सीजन में स्वागत है। तो लास्ट डे हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा के बारे में। हमारी कॉन्सेप्ट के अभी 3 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है विद्युत धारा की। अभी तक आपने अगर कोई भी क्लास मिस की है, आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे फिजिक्स बाई राज, तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे फिजिक्स बाई राज, तो आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें ये समझ लेना टोटल हमारी 17 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने कोई भी क्लास मिस की है, इससे पहले लास्ट डे हमारी फर्स्ट इकाई खत्म हो चुकी है, फर्स्ट यूनिट जिसका नाम था प्रकाश लाइट, हम खत्म कर चुके हैं। ये अब हमारा चल रहा है इसमें विद्युत में हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा के बारे में। इसके बाद विद्युत का चुंबकीय प्रभाव आएगा, तो इसके बाद आगे की इकाई आती रहेंगी। लेकिन आपके लिए अगर आपने अभी तक कोई भी क्लास मिस की है, हम ये समझ लेना कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के साथ प्लस एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल लेकर आते हैं। और कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम हम कॉन्सेप्ट का रिवीजन कराते हैं, और कॉन्सेप्ट वो भी जो हमारे लिए ये समझ लेना जिनकी वैल्यू हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज ज़्यादा होता है, हम केवल आपके सामने वही कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। और एग्जाम्पल भी वही एग्जाम्पल लेकर आते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, या जिनके आने की वैसे एग्जाम 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्लास समझ लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग ये क्लास मिस कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये क्लास 100% ज्वाइन करनी है, क्योंकि यहाँ से आप 100% ये समझ लेना एग्जाम में आप सभी से अलग हटकर कुछ ना कुछ कर आएंगे। ये हमारी गारंटी से बात है। अगर आप अभी तक क्लास नहीं ले रहे हैं, तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे फिजिक्स बाई राज, तो आपको क्लासें मिल जाएंगी, जिसमें हमारी 17 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। जिसमें से हमारा फर्स्ट यूनिट जो था हमारा प्रकाश, जिसमें प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये सभी आते हैं, ये सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आपको 100% क्लासें लेनी चाहिए। अब हमारा टॉपिक चल रहा है विद्युत धारा में। विद्युत धारा में हम पढ़ रहे थे विद्युत के बारे में, विद्युत धारा हो गया, इसके बाद ओम का नियम हो गया। अब इसी के आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी में आ रहा है, किसी तार के प्रतिरोध की उसकी लंबाई, मोटाई एवं पदार्थ पर निर्भरता। कोई मान लो ये कोई वायर है, ठीक, ये कोई वायर है, तो इस वायर का जो प्रतिरोध होता है, वो इस तार की लंबाई पर, मोटाई पर, जो इसकी मोटाई यहाँ पर ये लेंथ होगी, मोटाई, और इसका जो पदार्थ मटेरियल जिससे ये बना होगा, तो उस पर क्या निर्भरता होती है, ये हम अब डिपेंडेंसी जानेंगे। इसी को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। अभी आगे विशिष्ट प्रतिरोध आगे हेडिंग उसके अलग से लिखाना पड़ेगा, लेकिन अभी तक हम ये बता रहे हैं किसी तार के। अब हम ये मतलब हेडिंग का मतलब आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। देखो हमने क्या कहा, किसी तार के प्रतिरोध की, ये मान लो कोई तार है, ठीक, इस तार में कोई प्रतिरोध आर है, तो आर किन किन बातों पर निर्भर करता है, आर किन किन बातों पर निर्भर करता है। कोई तार है तो ये आर इस तार की किन किन बातों पर निर्भर करता है, लंबाई हो गई, मोटाई हो गई, और पदार्थ पर क्या निर्भरता होती है। तो इसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट आ रहा है तार की लंबाई पर। तो फर्स्ट पॉइंट पर हमारा क्या है, तार की लंबाई पर। तार की लंबाई पर कैसे निर्भरता करता है, तार की लंबाई। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, तार की लंबाई पर आर की डिपेंडेंसी, आर कैसे निर्भर करता है। तो किसी तार की लंबाई, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल। किसी तार का प्रतिरोध, देखो आपको अगर लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, वरना आप ऐसे ही जैसे हम बता रहे हैं आपको ऐसे ही लिखना है। तार की लंबाई हेडिंग डालनी है। तो किसी चालक तार की लंबाई, किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का, ये मान लो कोई प्रतिरोध आ रहा है, इसकी लंबाई एल है, तार की। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये होता है कि तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तार जितना लंबा होगा, तार लंबा होने पर प्रतिरोध ज़्यादा, लंबा होने पर प्रतिरोध, क्योंकि देखो आर ज़्यादा, प्रतिरोध ज़्यादा, ये चीज़ हमारी इसी से निकल कर आ रही है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना। देखो जितनी इसकी लंबाई बढ़ेगी उतना इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक, सीधी बात समझो, जितनी तार की लंबाई बढ़ेगी उतना ही तार का प्रतिरोध बढ़ेगा। ये मतलब ये समझना, उसमें जब हमारे वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं या फिर बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही आना अनिवार्य है। देखो, अगर तार की लंबाई हम बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ये सीधे ये केवल आपको यही बात याद रखनी है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है या फिर अनुक्रमानुपाती होता है। अब तार की मोटाई पर, अब नेक्स्ट हमारी तार की मोटाई, यानी कि एरिया पर, तार की मोटाई पर, तार कितना मोटा है। जैसे ये है हमारा, ये मान लो ये इतना तार मोटा है, ये है हमारा, ये सुखा जाता है तार की मोटाई, ये होगी तार की लंबाई, और ये तार की मोटाई। तो किसी तार का प्रतिरोध उसकी तार की मोटाई के
व्युत्क्रमानुपाती होता है, तार की लंबाई के मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको कहा जाता है अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको कहा जाता है अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल। तो तार की मोटाई किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी मोटाई, उस चालक तार की मोटाई की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है हमारा अनुक्रमानुपाती और इसको कहा जाता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमान मतलब होता है उल्टा। तो अब यहाँ पर इससे क्या हमने सीखा कि अगर किसी चालक तार का एरिया कम होगा तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई मोटा वायर है, अगर मान लो कि ये हमारे पास कोई मोटा वायर है, अब इसको एग्जाम्पल समझो, हम जैसे समझाना चाहते हैं आपको। कोई मोटा वायर है, ये मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है। अब मान लो ये हमारा कोई पतला वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है। अब इसमें से हमसे पूछा जाएगा कि बताओ कौन से तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, किस तार का प्रतिरोध। ये मान लो इसको नाम हमने दे दिया, इसको नाम दे दिया हमने ए, इसको दे दिया हमने A और इसको दे दिया कैपिटल स्मॉल B। अब इसमें आपके पास ऑप्शन आ जाए, इसमें बताओ किस तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम अपने कॉन्सेप्ट ऊपर जाते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस तार की मोटाई कम होगी उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो इस तार की देखो मोटाई कम है तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और इस तार की मोटाई ज़्यादा है, अगर यहाँ पर मोटाई इसकी ज़्यादा हो गई तो इसका प्रतिरोध यहाँ पर R इसका ज़्यादा होगा और यहाँ पर R इसका कम होगा। डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है, यानी उल्टा होगा इसका। देखो किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी मोटाई के यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ये चीज़ आपको, ये जो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में जेम होते हुए बैठाने हैं, क्योंकि 100% यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी नहीं, आपको कंपटीशन जिस समय पर आप एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पर भी ये एग्जाम ये समझ ना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है, यहाँ से ये आते हैं। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तार की लंबाई यानी जितना तार, इसका मतलब क्या होगा, जितना तार लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना भी ज़्यादा होगा। फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये होगा। अब तार की मोटाई पर, तो तार की मोटाई पर क्या होता है कि जो हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का प्रतिरोध होता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। देखिए इसी से हमारा होता है कि तार जितना अगर मोटा होगा A1 तार, जैसे हमारा मोटा तार है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और तार जितना पतला होता है उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट पर हमारा है ये डिपेंडेंसी का निर्भरता का क्या है। थर्ड पॉइंट तार के पदार्थ पर। तो तार के पदार्थ पर भी ये समझ लेना जो प्रतिरोध होता है निर्भर करता है। ये किसी तार, यदि भिन्न भिन्न तारों पर या कोई विभिन्न तार है, यानी मान लो कोई ये एक तार ये है, ठीक, ये कोई A1 तार है, ठीक, ये हमारा A2 तार है, A1 तार है और ये हमारा A2 तार है। ये कोई विभिन्न पदार्थों से बना हुआ है, ये हमारे भिन्न भिन्न पदार्थों से, अलग अलग पदार्थों से बने हुए हैं। ये A1 है, ये A2 है, दोनों की लंबाई लेंथ बराबर है। ये दोनों को समान लंबाई पर खींचा जाए, यदि दोनों को समान लंबाई तक खींचा जाए, यानी दोनों में जितना बल इसमें लगाया जाए उतना ही बल इसमें लगाया जाए, समान लंबाई व समान मोटाई में खींचा जाए, तो दोनों के प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि तार के क्या पदार्थ में अंतर है। यानी कि ये कोई दूसरे पदार्थ का बना है, ये हमारा जो A1 तार है किसी दूसरे पदार्थ का बना है, और जो A2 तार है ये हमारा किसी दूसरे पदार्थ का बना है। अब हम अगर इसको खींचेंगे, अगर A1 और A2 को दोनों को समान लंबाई तक खींचेंगे तो इसमें इसके प्रतिरोध में अलग अलग, उनके प्रतिरोध भी अलग अलग होंगे। पहले प्रतिरोध हमने यहाँ पर इसके बराबर लिए विभिन्न, क्योंकि इसके ये विभिन्न अलग अलग पदार्थ बने हैं दोनों, तो इसको जब हम बराबर खींचते हैं तो उनके प्रतिरोध में भी अंतर आ जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद हमारा 4th नंबर पॉइंट है तार के पदार्थ पर। तार के पदार्थ पर। अब ये चीज़ पदार्थ पर कैसे डिपेंड करता है, पदार्थ पर तार का ताप बढ़ाने पर, जैसे ही हम तार T को बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध उसका जो R होता है वो भी बढ़ता है, यानी कि T जो R होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T। हम जैसे ही T को बढ़ाएंगे
उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए अपने दिमाग में कि किसी चालक तार के अगर हम प्रतिरोध किसी चालक तार का अगर अंताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी, जो रेजिस्टेंस होता है वो भी बढ़ता है। किसी चालक तार के अगर ताप हम बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। और यहाँ से ये समझ लेना आपके 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन 100% यहीं से आएंगे। तो ये चीज़ हमने आपको जो 4 पॉइंट बताए हैं, आपको इन चारों पॉइंटों को अपने दिमाग में जेब करते हुए सेट करना है। देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ था कि किसी तार के प्रतिरोध की, कोई मान लो तार है, उसके प्रतिरोध में, जो तार में प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर, मोटाई पर, पदार्थ पर और तार के पदार्थ यानी कि ताप पर निर्भर करता है। वो कौन सा, जो रेजिस्टेंस होता है इस तार में, ये तार के इन 4 चीज़ों पर निर्भर करता है। अब वो चीज़ों पर, उन सभी चीज़ों पर कैसे निर्भर करता है, ये हम पॉइंट बाय पॉइंट हमने जाना है अभी। कि तार की लंबाई पर, तो तार की लंबाई किसी चालक तार का प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि सीधे अगर तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जितना तार लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। अब तार की मोटाई पर, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया कहा जाता है जिसको, अगर ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर चालक तार का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो उसका प्रतिरोध भी, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ये ज़्यादा है, ये अगर ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा। अगर ये ज़्यादा है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, तो उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, कम होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। यहाँ पर देखो तार की मोटाई पर क्या है कि अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, अगर तार की मोटाई ज़्यादा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा। अगर तार की मोटाई कम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ये इसका मतलब यही हुआ हमारा कि अगर तार की मोटाई ज़्यादा होगी तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और अगर तार की मोटाई कम होगी तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ठीक। अब इसके बाद तार के पदार्थ पर, तो पदार्थ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि T डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R। जितना हम ताप बढ़ाएंगे उतना ही उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। ये चीज़ हमने अब इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग हमारी इसी में आ रही है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसी से निकलता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, इसी से हमारी हेडिंग से निकलता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या होगा, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुपाती। ये मान लो कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुपाती, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एवं किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके मोटाई के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो किसी चालक तार की जो लंबाई होती है उसके प्रतिरोध के समानुपाती होती है, और किसी चालक तार की जो मोटाई होती है तो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। केवल आपको डिफिनीशन आपको रटनी नहीं है, केवल हम जैसे आपको बता रहे हैं उसी तरीके से आपको केवल अपने ये समझना फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग में आनी चाहिए, ना कि इसको रटा जाता है। रटने से क्या होगा कि आप यहाँ पर परिभाषा कोई भी नहीं लिख पाएंगे। तो आपको अपने अंडरस्टैंडिंग में ये चीज़ लानी है कि किसी तार का जो प्रतिरोध होगा वो लंबाई के समानुपाती होगा, और किसी चालक तार का प्रतिरोध होगा उसकी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, ठीक, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब यहाँ पर जब हम इसका इनवर्सली साइन हटाएंगे तो यहाँ पर कोई नियतांक आएगा, तो R बराबर, ये हम इसका यहाँ पर नियतांक लेते हैं K L/A। ये हमारा हो गया विशिष्ट प्रतिरोध, जहाँ पर R K क्या है, K हमारा है विशिष्ट प्रतिरोध। K को कहा जाता है क्या, जहाँ K है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक। K हमारा है क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। और आपको R तो मालूम है, R हमारा प्रतिरोध है, R प्रतिरोध है, और K हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर A तार की मोटाई है या फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और L क्या है, लंबाई। अब अगर विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ से आ गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। अब आपसे अगर पूछा जाए कि विशिष्ट प्रतिरोध की मात्रक बताओ, उसका मात्रक क्या होगा विशिष्ट प्रतिरोध का, तो देखो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो K बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K बराबर
के बराबर देखो टू आर ए अपॉन एल हो जाएगा। देखो के बराबर यहाँ से हमको के निकालना है तो हमने इसका इधर मल्टीप्लाई किया और इसको इसके भाग में रख दिया, तो हमारा यहाँ से आ गया के का मान। तो के बराबर क्या होगा, के बराबर आर ए अपॉन एल। तो यहाँ पर ये के हमारा क्या है, के हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला हमारे पास ये निकल कर आया। ठीक, अब इसको हमको बताना है कि इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक के लिए आर की विमा क्या होती है, आर का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू लंबाई यानी कि मीटर स्क्वायर, इसको कहा जाता है मीटर स्क्वायर। लंबाई चौड़ाई मीटर में हो गई तो मीटर स्क्वायर, तो ये इसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद लंबाई एल, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। देखो मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर स्क्वायर ये हमारा 1 मीटर कर गया, तो ओम इंटू मीटर ये होता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए ये हमारा हमने आपको निकाल कर बता दिया है कि मात्रक को हम कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा इसका हो गया मात्रक। ये समझ लेना एग्जाम में आपको इसका मात्रक आना चाहिए। ये एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझनी है कि हमारे पास जो इसका मात्रक आता है विशिष्ट प्रतिरोध का ओम इंटू मीटर। इसकी बीमा भी आती है, लेकिन बीमा ये समझ लेना फर्स्ट ईयर नहीं सेकेंड ईयर में उसका इम्पोर्टेंस होता है ज़्यादा। अभी हम उसी लेवल पर चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है जिसका हम सेकेंड ईयर को पूरा कोर्स करा सकें। इस वजह से हमने केवल अभी तक ये किया कि हाई स्कूल में जितना आपके लिए आ सकता है हाई स्कूल तक वो अभी करा रहा है। लेकिन नेक्स्ट जैसे ही हमारे एग्जाम खत्म होंगे तो नेक्स्ट ऐसा करेंगे, उसमें हाई स्कूल इंटर दोनों को हम कंबाइंड इतना पढ़ा देंगे कि आप उसमें फिजिक्स में एयरफोर्स नेवी आराम से क्रैक कर सकते हैं। केवल ये समझ लेना आपको उसी तरीके से पढ़ना जैसे हम पढ़ाएंगे। तो अभी वो काम नहीं है क्योंकि अभी एग्ज़ाम पास है, तो एग्ज़ाम पास में है तो इस वजह से अभी वो काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी जितना हम पढ़ा रहे हैं आपको उतना डेली पढ़ना है। तो इसका मात्रक क्या होगा, ओम इंटू मीटर। तो यहाँ से ये हमारा हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। हमने देखो क्या कहा कि कोई चालक तार होगा तो चालक तार का जो लंबाई होती है उसके प्रतिरोध के समानुपाती होती है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। किसी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है तार की लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर आपको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को आपस में मिलाना है और मिलाने के बाद हमारे एक नियतांक आ गया जिसको के कहेंगे और के ही हमारा यहाँ पर होगा विशिष्ट प्रतिरोध। और फिर इसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध का हमको फार्मूला निकालना है और इसका मात्रक हम यहीं से निकाल लेंगे, ओम इंटू मीटर होता है इसका मात्रक। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग इसी में आ रही है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है सेल आंतरिक प्रतिरोध। तो जो कोई भी अगर सेल है तो सेल के घोल द्वारा वैद्युत धारा के मार्ग में कोई प्रतिरोध लगता है। कोई मान लो सेल है तो सेल के अंदर जो एक प्रतिरोध होता है उसको कहा जाता है आंतरिक प्रतिरोध। तो वो भी धारा के मार्ग में एक रुकावट का कार्य करता है। तो परिपथ में कुल प्रवाहित धारा, इसमें हम केवल आपको इसका डिफिनीशन नहीं बताया, इसमें हम चित्र में नहीं जाएंगे, वो बायो डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा तो वो फिर इसमें समझ लेना उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। वो ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन आपके लिए जो ज़रूरी है कि आपको फार्मूला आना चाहिए। केवल आपको क्या आना चाहिए, फार्मूला और उसके संकेत का मतलब क्या होता है, ये चीज़ें हमको आनी चाहिए। इससे ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। अगर डिटेल में जाएंगे तो ये समझ लेना उसमें फिर आज की क्लास में फिर हमारा आज की क्लास में फ्री चैप्टर नहीं हो पाएगा, आज की क्लास से रह जाएगा। तो इस वजह से हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो केवल जो आपके लिए इम्पोर्टेंट केवल उसी में हम चलेंगे। तो यहाँ पर परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर सेल का विद्युत भागफल अपान सेल कुल प्रतिरोध, सेल का कुल प्रतिरोध। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो यहाँ पर
सेल का विद्युत भाग क्या होता है, यहाँ पर सेल का विद्युत भाग होता है ई, और सेल का कुल प्रतिरोध क्या होता है आर प्लस आर, जहां पर आर क्या है, आर है हमारा बाह्य प्रतिरोध। ये आपको इसमें ये चीज याद रखनी है, आर क्या है, आर है हमारा बाह्य प्रतिरोध, ठीक। और इसके बाद जो स्मॉल आर है ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जो ये जो स्मॉल आर है ये ही हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक। और इसके बाद जो ई है, तो ये तो मालूम है ई है सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, ये सेल का विद्युत वाहक बल है ई जो है, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, ये जो हमारा सूत्र है ई अपान आर प्लस आर, जो विद्युत परिपथ में जो प्रवाहित धारा होगी सेल के आंतरिक सेल में जो परिपथ में प्रवाहित धारा होती है उसका फार्मूला क्या होता है कि सेल का विद्युत वाहक बल, तो सेल का विद्युत वाहक बल इसी को विभवांतर कहते हैं, इसमें हम वी लिखते थे लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे इसको ई, सेल का विद्युत वाहक बल ई अपान कुल प्रतिरोध आर प्लस आर, जिसमें से कैपिटल आर जो होगा वो हमारा होता है बाह्य प्रतिरोध और स्मॉल आर होता है वो हमारा होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। केवल आपको इसका फार्मूला आना चाहिए, और फार्मूला आने के बाद आपको इसमें वैल्यू पुट करना। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी आंतरिक प्रतिरोध के बारे में, कभी कुल प्रतिरोध के बारे में पूछा जाएगा, कभी विद्युत वाहक बल के बारे में, कभी धारा के बारे में, इसके ये समझ लेना ये हमारे लिए ये जो हमारा फार्मूला है परिपथ में प्रवाहित विद्युत वाहक बल, परिपथ में प्रवाहित धारा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 100% ये समझना, 1 से 2 क्वेश्चन 100% यहाँ से बनते हैं। तो आपको ये फार्मूला हम इसकी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, तो इम्पोर्टेंस इसकी इस लेवल पर है। अभी जब कल से इसका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे तब उसको यहाँ पर इसको और ही कायदे से डिफाइन किया जाएगा, तो वहाँ पर इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो अब इसके बाद इसी में नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, अब इसी में आ रहा है प्रतिरोधों का संयोजन। इसका मतलब क्या होता है, प्रतिरोध को जोड़ना। हम प्रतिरोध को कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, प्रतिरोध तार दिए जाएंगे, प्रतिरोध को जोड़ना। अब यहाँ पर हम जोड़ना सीखेंगे प्रतिरोध को कैसे हम जोड़ते हैं, प्रतिरोध को जोड़ना। प्रतिरोध को हम कितने तरीके से, जो आर हमारा रेजिस्टेंस दिया जाएगा, कोई आर कितने भी प्रतिरोध हो सकते हैं, प्रतिरोधों को जोड़ना। यहाँ पर हम प्रतिरोधों को यानी कि जो हमारे पास तार दिए होंगे तो उनको हम जोड़ना सीखेंगे। इसका मतलब ये होता है इसमें 2 या 2 से अधिक तारों को जोड़ना होता है, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ना होता है, तो वहाँ पर हम इसका प्रतिरोधों को जोड़ना सीखेंगे। अब इसके पास हमारे पास केवल 2 विधियाँ आती हैं। फर्स्ट आता है हमारा श्रेणी क्रम में, इसके बाद सेकेंड आता है समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में अब श्रेणी क्रम में कैसे होता है, तो हम यहाँ पर आपको श्रेणी क्रम में बनाकर बता रहे हैं श्रेणी क्रम में कैसे होगा। ये मान लो हमारा कोई ए बिंदु है, ठीक, यहाँ पर ए बिंदु है। अब इसके बाद यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है ये, ठीक। इसके बाद यहाँ पर ये हमारा बी बिंदु हो गया, यहाँ पर ये हमारा प्रतिरोध लग रहा है दूसरा, ठीक। अब यहाँ पर ये हमारा सी बिंदु हो गया, यहाँ पर एक और प्रतिरोध लगा है, ये हमारा दूसरा है, ठीक। यहाँ पर ये डी बिंदु है। अब इसको हम किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, तो हमने यहाँ पर एक बैटरी बना दी, बैटरी प्लस ये हमारी हो गई बैटरी, और हमने यहाँ पर इसको एक कुंजी के माध्यम से, एक जो हमारी दाब कुंजी होती है, हमने यहाँ पर दाब कुंजी बना दी। ये हमारी कुंजी है, जैसे हम इसको दबाएंगे तुरंत इसमें धारा बहने लगी। ये हमारा ये बैटरी है, ठीक, बैटरी। ये प्रतिरोध इसका क्या है, इसका R1 है ए से बी में, और बी से सी में R2 है, और सी से डी में R3 है। यहाँ से धारा स्टार्ट होगी बहना, यहाँ से धारा स्टार्ट होगी, धारा क्या होगी आई सभी में जाएगी आई, क्योंकि इसमें मार्ग में समांतर क्रम में नहीं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब इसमें तो धारा समान रहती है, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। आपको ये चीज याद रखनी है, धारा समान रहती है, धारा समान रहती है, किंतु विभवांतर अलग अलग होते हैं।
विभवांतर अलग अलग होते हैं। ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि समान श्रेणी क्रम में धारा समान होगी। धारा तो यहाँ पर देखो समान है, यहाँ पर धारा I1, यहाँ पर धारा I है, यहाँ पर भी धारा I है, टोटल धारा I है, ठीक, सभी में I धारा जा रही है। लेकिन विभवांतर, इसका विभवांतर होगा V1, इसका यहाँ पर विभवांतर होगा V1, यहाँ पर इसका विभवांतर होगा V2, यहाँ पर विभवांतर होगा V3। इसमें क्या होगा, इसमें धारा समान रहती है किंतु विभवांतर अलग अलग होता है। इसमें विभवांतर में अंतर पाया जाता है। R1 का विभवांतर R1 का V1 होगा विभवांतर, R2 का V2 का विभवांतर, R3 का V3 विभवांतर होगा, ठीक। तो V1 बराबर क्या होगा, क्योंकि ओम के नियम से जानते हैं V1 बराबर I R1। देखो यहाँ पर सूत्र लिख लो, क्या होगा, I बराबर V अपान R होता है। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, V बराबर IR होगा, V बराबर IR, ठीक। यहाँ पर क्या हो, V1 बराबर I R1 और V2 बराबर I R2, V3 बराबर I R3। ये हमारे पास तीनों को हो गया अलग अलग विभवांतर। अब इसके बाद ये मान लो कि A से D तक, A से D तक कुल विभवांतर V है, कुल विभवांतर A से D तक कुल विभवांतर V है, ठीक। अब इसके बाद तो A से D तक कुल विभवांतर V है, तो V बराबर क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर ये हुआ कि नहीं हुआ, देखो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि A से D तक जो A पॉइंट से D पॉइंट तक कुल विभवांतर है वो हमारा है क्या, A से D तक कुल विभवांतर V है। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पर इसकी केवल हम वैल्यू पुट करेंगे, V की वैल्यू क्या होगी, V बराबर IR है, तो यहाँ पर IR, यहाँ पर देखो लिखेंगे IR। V1 में क्या होगा, I R1, V2 की I R2, V3 की I R3। यहाँ पर अब I हम कॉमन लेंगे तो IR बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर I से I हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमने यहाँ पर आपको ये फार्मूला निकाल कर भी बता दिया है, प्रूव करके हमने बता दिया है कि समांतर क्रम श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ये कई बार पूछा गया है, ये आपके लिए ये समझ लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा श्रेणी क्रम एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, केवल आपको इसका चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद आपको जो अपना लिखना है कि हमारे पास 3 प्रतिरोध तार A B C D हैं, और जिसमें से R1 R2 R3 ये प्रतिरोध हैं, ठीक है, और इनका तुल्य प्रतिरोध R है, इनका तुल्य प्रतिरोध R है। फिर ये चीज़ आपको सभी चीज़ें लिखनी है। हमने यहाँ पर लिखकर आपको इतना बताया है जितना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और बाकी ये चीज़ें यहाँ पर केवल आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये चीज़ आपको लिखनी है कि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है किंतु विभवांतर अलग अलग होता है। ये चीज़ आपको अगर आ गई तो आप ये समझ लेना, यहाँ से इसका डेरिवेशन करके जाएंगे। लेकिन अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो यहाँ से इसका कोई भी कुछ नहीं हो सकता, ये समझ लेना। तो क्या होगा, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है किंतु विभवांतर अलग अलग होता है। तो श्रेणी क्रम में सूत्र क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा होता है श्रेणी क्रम में फार्मूला। अब इसके बाद नेक्स्ट क्रम होता है हमारा, सेकेंड नंबर पर आता है समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होगा, समांतर क्रम में ठीक, समांतर क्रम में क्या होता है, इसमें समांतर क्रम में जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें धारा अलग अलग होती है, धारा अलग अलग होती है, धारा अलग रहती है, किंतु जो विभवांतर होता है, विभवांतर समान रहता है, इसमें क्या होता है, इसमें धारा अलग अलग होती है किंतु विभवांतर समान होता है। इसका चित्र हम कैसे बनाएंगे, तो देखो इसका चित्र बनाकर आपको यहीं पर इसका चित्र भी बनाकर बता रहे हैं।
तो ये आपको इसका चित्र भी आना चाहिए, चित्र में इसको कैसे हम ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर ये मान लो कोई हमारे पास ये R1 प्रतिरोध है, ठीक, ये R1 प्रतिरोध हो गया, ये हमारा R2 प्रतिरोध हो गया, ठीक, और ये हमारा R3 प्रतिरोध हो गया। ये 3 प्रतिरोध दिए गए हैं और इनको हमने जोड़ दिया जाकर सीधे एक बैटरी से। हमने बैटरी यहाँ पर लगाई, बैटरी लगाने के बाद यहाँ पर हमने एक कुंजी लगाई और इसमें यहाँ से धारा प्रवाहित होने लगी। यहाँ पर प्रतिरोध का नाम है R1, R2, R3। यहाँ से जा रही है हमारी I धारा जा रही है, तो I इसमें हो जाएगी I1, I2, I3। यहाँ से ये निकलेगी I1, I2, I3। अभी जब यहाँ पर आएगी, यहाँ पर हो जाएगी फिर ये I धारा, फिर इसको हो जाएगी यहाँ पर इसमें I धारा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका सूत्र क्या होगा, समांतर क्रम का 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये चीज़ आपको हमने इसका डेरिवेशन नहीं किया, आप ऐसे ही जैसे हमने ये डेरिवेशन किया है ना, आप ऐसे इसको भी कर सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है, ठीक है। अगर इसका डेरिवेशन फिर करेंगे फिर क्लास लंबी हो जाएगी, तो ज़्यादा लंबी क्लास ना हो, इस वजह से हमने इसका डेरिवेशन करके नहीं बताया आप। लेकिन जैसे हमने ये डेरिवेशन किया है ऐसे ही यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें I बराबर I1, यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर देखो V बराबर V1 प्लस, क्योंकि यहाँ पर धारा, यहाँ पर विभवांतर समान था, यहाँ पर धारा समान थी, तो इस वजह से हमने यहाँ पर विभवांतर अलग अलग निकाला है। अब यहाँ पर विभवांतर समान है लेकिन धारा अलग है, तो यहाँ पर हम धारा निकालेंगे। धारा अलग अलग निकालने के बाद इसके बाद कुल धारा निकालेंगे, टोटल धारा, और टोटल धारा निकालने के बाद तीनों को जोड़ के बस रख देंगे सीधे, तो आ जाएगा सीधे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आज की क्लास से हमारा यहीं पर जो विद्युत धारा नाम का चैप्टर था, ये हमारा आज का यहीं से द एंड होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास जब हमारी आएगी, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो आंकिक प्रश्न बन सकते हैं, न्यूमेरिकल्स जो बन सकते हैं, वो ऐसे न्यूमेरिकल्स जो कई एग्जाम में 2 या 3 बार या 3 से 4 बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कल से हमारी क्लास में केवल न्यूमेरिकल्स होंगे विद्युत धारा में, जो इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, हम पहले क्लास में वो कॉन्सेप्ट बता देंगे। इसके बाद फिर अपना वैसे हम न्यूमेरिकल्स पोर्शन स्टार्ट करेंगे, यानी कि पहले हम इसके फार्मूले सीखेंगे। फार्मूले सीखने के बाद इसमें केवल 2 या 3 फार्मूले हैं। देखो हमारा फर्स्ट Q बराबर यानी था, Q बराबर यानी, फिर इसके बाद ओम का नियम आया, ओम का नियम आने के बाद विशिष्ट प्रतिरोध आया। बस इसके 2-3 नियम और सेल का आंतरिक प्रतिरोध, 2-3-4 फार्मूले होते हैं। कल की क्लास में वो बताने के बाद इसके बाद अपनी क्लास को ये वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपने कोई भी क्लास मिस की है तो आप फिजिक्स जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे फिजिक्स बाई राज, आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से ऑलरेडी समझ लेना 7 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी 80 नंबर क्लास है। तो अगर आपने कोई भी क्लास मिस की है, हमने आपको इसी तरीके ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके हमने समझाने की कोशिश की है, एग्जाम्पल दे देकर, कि आपको कोई भी चीज़ में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी भय न रहे, इस तरीके से हमने पढ़ाया है। अगर आपने कोई भी क्लास मिस की, आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे फिजिक्स बाई राज, तो आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अपना 1 by 1 क्लासें कंप्लीट कर लेना। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर किया करें। और इसके बाद वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर आप जब एंड में आएंगे तो आपको 100% यहाँ से कुछ ना कुछ एडवांस लेवल पर सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।